सभी छात्र छात्राओं को गुड आफ्टरनून। जो भी छात्र नए हैं संपूर्ण वीडियो देखिएगा। वीडियो देखने के बाद में अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। आज जो है कि क्लास नंबर 4 है। यूपीएससी और बीपीएससी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा था? कालीकट। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा था? कालीकट। दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? विटामिन सी। कौन सी विटामिन सब्जी से प्राप्त नहीं किया जाता है? विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त किया जाता है? विटामिन डी। पुर्तगाली। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? सर टॉमस रो ने। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? सर टॉमस रो ने। गोवा, दमन व दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? पुर्तगालियों द्वारा। गोवा, दमन व दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? पुर्तगालियों द्वारा। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? जहांगीर से। अंग्रेजों ने प्रथम फैक्ट्री लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? जहांगीर से। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत में। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत में। भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि के नाम से हुई? पेरिस की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम था पेरिस की संधि। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? कालीकट के राजा जमोरिन ने। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? कालीकट के राजा जमोरिन ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव सेकंड ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किससे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किससे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कार्डनेलिस हड इस्टमान। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कार्डनेलिस हड इस्टमान। डचों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1639 ईस्वी में। डचों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1639 ईस्वी में। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? 1742 ईस्वी में। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? 1742 ईस्वी में। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? हॉकिंस को। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? हॉकिंस को। आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच। आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिच। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम में। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम में। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? मुंबई। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? मुंबई। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली? कोचीन में। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारी की कोठी कहाँ खोली? कोचीन में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1612 ईस्वी में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1612 ईस्वी में। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? शाह आलम सेकंड ने।
किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? शाह आलम सेकंड ने। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने किया? पुर्तगालियों ने। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने किया? पुर्तगालियों ने। इंटरलोपर्स कौन थे? अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे। अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? अकबर। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? अकबर। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? 1954 ईस्वी में। किस वर्ष फ्रांसीसी की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? 1954 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? अवध। प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने कौन सा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? 1835 ईस्वी में। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? 1835 ईस्वी में। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया? लॉर्ड डलहौजी ने। अवध की स्वायत्त राज्य की संस्थापक कौन था? सादत खां बुरहान उन मुल्क। सादत खां बुरहान उन मुल्क। अवध की स्वायत्त राज्य की संस्थापक कौन था? सादत खां बुरहान उन मुल्क। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से। किस भारतीय पुरोवट कलाई ने बिहार की दीवानी बनाया? राजा सिताब राय ने। राजा सिताब राय ने। राजा सिताब राय ने। महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़ग सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़ग सिंह। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सहायक संधि की प्रणाली के जनक कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि की प्रणाली के जनक कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? शुक्रचक्किया मिसल से। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? शुक्रचक्किया मिसल से। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? मीर कासिम ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय था। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 ईस्वी में। डिंडीगुल क्या है? तमिलनाडु के एक शहर का नाम है। डिंडीगुल क्या है? तमिलनाडु की एक शहर का नाम है। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? वारेन हेस्टिंग्स के समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? लॉर्ड डफरिन के समय में। लॉर्ड डफरिन के समय में ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? लॉर्ड डफरिन के समय में। ठगों का दमन किसने किया? कर्नल इस्लीमैन ने। ठगों का दमन किसने किया? कर्नल इस्लीमैन ने। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामणि ने।
चूड़ामन अर्थात चूड़ामणि ने किस जाट राजा को जाटों का अफलातुन एवं आदरणीय वह विधान व्यक्ति कहा जाता है? सूरजमल को। सूरजमल को। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? बंदा बहादुर ने। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? बंदा बहादुर ने। किस मुगल बादशाह ने के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? फर्रुख खान शेर के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई? फर्रुख खान शेर के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को। गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2 महान व्यक्तियों का जन्मदिन 2 अक्टूबर को ही आया था। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती दोनों का जन्मदिन जो है कि 2 अक्टूबर के रूप में मनाते हैं प्रत्येक साल। भूमध्य रेखा की उत्तरी या दक्षिणी में किसी स्थान पर दी गई दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। भूमध्य रेखा की उत्तरी या दक्षिणी में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर की तुल होती है? 111 किलोमीटर की तुल होती है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी किलोमीटर की तुल होती है? 111 किलोमीटर की तुल होती है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है? मलागासी से होकर जाती है। भूमध्य रेखा की अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है? मलागासी से होकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर गुजरती है? मलागासी से। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर गुजरती है? मलागासी से। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को संपूर्ण पर काटती है क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखा कहलाती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं? गोरे। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं? गोरे। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में कितना समय होता है? 4 मिनट का। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? कितना समय अंतराल होता है? कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट का। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट का। किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? भूमध्य रेखा पर। किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? भूमध्य रेखा पर रात व दिन समान होते हैं। एक देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर। एक देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180 डिग्री। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180 डिग्री। कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं?
अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। पृथ्वी की उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। पृथ्वी की उत्तरी व दक्षिण ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। प्रधान मध्यम रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच से। प्रधान मध्यम रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच से। ग्रीनविच रेखा क्या है? 0 डिग्री देशांतर। ग्रीनविच रेखा क्या है? 0 डिग्री देशांतर। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? 90 डिग्री। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश क्या है? 90 डिग्री। दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? उनके समय में कितना अंतर होगा? 4 मिनट का अंतर होगा। दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना मिनट का अंतर होगा? 4 मिनट का। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? सिंगापुर। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? सिंगापुर। देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में। देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? उत्तर से दक्षिण दिशा में। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? बीच की दूरी बढ़ती है। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? बीच की दूरी बढ़ती है। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री कहलाता है दक्षिण गोलार्ध। भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? 1884 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? 1884 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसकी सबसे निकट है? 180 डिग्री पूर्वी वह पश्चिमी देशांतर के सबसे निकट है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट है? 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए, समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? एलियूशियन द्वीप समूह है। एलियूशियन द्वीप समूह है। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हो तो भारत का मानक समय क्या होगा? 5:30 होगा, अर्थात 5.5 घंटे आगे होगा। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे रहे हो तो भारत का मानक समय क्या होगा? 5.5 घंटे आगे होगा। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? 24। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? 24। भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? नैनी के इलाहाबाद के निकट से। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? नैनी के इलाहाबाद के निकट से। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का। भारत का मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना मिनट का अंतर है? 5.5 घंटे का। भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती है? 4 बार। भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती है? 4 बार। पृथ्वी के 2 स्थानों की स्थिति के अंधेरे का अंतर 15 है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटा का अंतर होगा। पृथ्वी के 2 स्थानों की स्थिति के अंधेरे का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटा का अंतर होगा।
ग्रीनविच किस देश में है? यूनाइटेड किंगडम में। ग्रीनविच किस देश में है? यूनाइटेड किंगडम में। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर लगता है? 4 मिनट का अंतर लगता है। संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय है 0 डिग्री देशांतर। संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या है? 0 डिग्री देशांतर। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तय रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेता है? 1 दिन। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं? 1 दिन। 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजरे जाते हैं? 360। 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? 360। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर से। विश्व को कितने समय जोनों में विभाजित किया गया है? 24। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? 24। भारत को किस समय जोन में रखा गया है? समय जोन फर्स्ट में। भारत को किस समय जोन में रखा गया है? समय जोन फर्स्ट में। किस स्थान पर प्रमाणिक समय व स्थानीय समय समान होता है? नैनी इलाहाबाद के निकट। नैनी इलाहाबाद के निकट। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? पुर्तगाल। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। पंजाब में सिख राज के संस्थापक कौन थे? रंजीत सिंह। पंजाब में सिख राज के संस्थापक कौन थे? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? लाहौर। रंजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई? अमृतसर की संधि। रंजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई? अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करते थे? सतलज नदी। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज में किया गया? लॉर्ड एलनब्रो। सिंध विजय का श्रेय किससे दिया जाता है? चार्ल्स नेपियर को। सिंध विजय का श्रेय किससे दिया जाता है? चार्ल्स नेपियर को। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? डुप्ले। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? डुप्ले। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। बौद्ध प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के समय में लगाया गया? लॉर्ड डलहौजी ने। बौद्ध प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया? लॉर्ड डलहौजी ने। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? 1616 ईस्वी में। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कोठी का गठन कब हुआ? 1616 ईस्वी में। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। टेनेसी एक्ट का या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? 1822 में। टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? 1822 में। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? 1824 में। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? 1824 में। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधार के लिए माना जाता है? विलियम बेंटिक।
विलियम बेंटिक। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधार के लिए माना जाता है? विलियम बेंटिक। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। बलि हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? बलि हत्या पर प्रतिबंध 1830 ईस्वी में लगाया गया। बलि हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1830 ईस्वी में लगाया गया। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड चार्ल्स मेडकॉफ को किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड चार्ल्स मेडकॉफ को। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत आज किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। नरबली प्रथा। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? नरबली प्रथा पर अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? अर्थव्यवस्था पर। भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति की अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादाभाई नौरोजी ने। दादाभाई नौरोजी ने। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? कलकत्ता व आगरा के बीच भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? तो कलकत्ता और आगरा के बीच शुरू की गई। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? मुंबई में। भारत में पहले सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? मुंबई में। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? प्लासी के युद्ध के बाद। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? प्लासी के युद्ध के बाद। भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई किसने बिछाई? भारत में पहली रेलवे लाइन जॉर्ज क्लार्क ने बिछाई। भारत में पहली रेलवे लाइन जॉर्ज क्लार्क ने बिछाई। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किससे प्राप्त हुआ? जमींदार को प्राप्त हुआ। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में अस्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में अस्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? 1820 ईस्वी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? 1820 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? 1920 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? 1930 ईस्वी में। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? 1822 ईस्वी में। पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? 1822 ईस्वी में। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार अफीम उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान लगाया गया? वायनाड के जनपद में। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान लगाया गया? वायनाड के जनपद में। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। सर टॉमस मुनरो किस भूराज व्यवस्था से संबंधित है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। सर टॉमस मुनरो भूराज स्व संबंधित हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था से। रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था से। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरी राजस्व का कितना प्रतिशत देना पड़ता था? 89%। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरी राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ था? 89%। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में
स्थापित तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक। अंग्रेजों द्वारा पहली बार अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किए? मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी में। मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? 1913 ईस्वी में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? 1924 ईस्वी में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? 1924 ईस्वी में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ लॉर्ड मेयो के समय में हुआ। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक क्षेत्र हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब हुई? 1850 ईस्वी में। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब हुई? 1850 ईस्वी में। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत की जननी की संज्ञा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योगों की अग्रदूत या जननी की संज्ञा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? रिसरा, बंगाल में। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? रिसरा, बंगाल में। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? बिहार में। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? बिहार में। कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। भारत में अंग्रेजों की भूमि खरीदने व बेचने की अनुमति कब मिली? 1833 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बेचने की अनुमति कब मिली? 1833 ईस्वी में। द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? रमेश चंद्र दत्त के द्वारा। द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? रमेश चंद्र दत्त के द्वारा। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति की बनाई गई, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? लॉर्ड कर्जन के काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? लॉर्ड कर्जन के काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ। कृषि विभाग की स्थापना कब हुई? 1872 ईस्वी में। कृषि विभाग की स्थापना कब हुई? 1872 ईस्वी में। कृषि विभाग की स्थापना कब हुई? 1872 ईस्वी में। किस स्थान पर 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा? उड़ीसा। किस स्थान पर 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा? उड़ीसा। आज जो है कि क्लास इतना ही रहेगा दोस्त। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखें में आंखें डालकर बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। दोस्त, सफलता एक दिन में नहीं मिलता, पर एक दिन अवश्य मिलता है। शिक्षा का मूल आधार, समाज का मूल आधार शिक्षा। सफलता का मूल मंत्र संघर्ष और धैर्य है। आज के लिए इतना ही दोस्त। जय हिंद, जय भारत।